Hello friend, today in this lecture we are going to learn about commercial banks from chapter number 2 of secretarial practices. We know that joint stock company uses different sources to raise capital. In that sources, commercial bank is also one of the very important source to raise large amount of capital. By using this source, joint stock company can raise short-term capital, medium-term capital, as well as long-term capital. So let's start with commercial banks. There are number of sources of financing short-term and medium-term business requirement. Among these, commercial bank constitute the most predominant source. Predominant means important. Okay, so number of sources are available to raise short-term and medium-term capital. But commercial bank is one of the very important source to raise short-term as well as medium-term capital, and it is one of the most used source by the joint stock companies. मतलब अलग अलग सोर्सेस अवेलेबल है मीडियम टर्म और शॉर्ट टर्म कैपिटल रेज करने के लिए, और उसमें से एक सोर्स है कमर्शियल बैंक। और कमर्शियल बैंक एक इम्पोर्टेंट सोर्स है क्योंकि मोस्ट ऑफ द कंपनीज इस सोर्स का इस्तेमाल करती है। कमर्शियल बैंक प्लेज सिग्निफिकंट रोल इन कॉर्पोरेट फायनान्सिंग इन इंडिया। म्हणजे ज्या कमर्शियल बँका आहेत त्या भारतामधल्या ज्या काही कंपन्या आहेत, जॉइंट स्टॉक कंपन्या आहेत, त्यांना फायनान्स देण्यामध्ये त्यांचा जो रोल आहे तो अतिशय महत्वाचा आहे। सिग्निफिकंट मीन्स इम्पॉर्टंट, महत्वाचा आहे। कमर्शियल बँक्स by introducing variety of deposit scheme tailored to individual depositors' need, mop up savings of people and make use of these savings to meet varied requirement of corporate enterprises. तो जो कमर्शियल बैंक रहती है, कमर्शियल बैंक अलग अलग डिपॉजिट का स्कीम लोगों के लिए अवेलेबल करके देती है। जो जनरल पीपल है उनका भी जो फाइनेंशियल नीड है वो फुलफिल करने का काम कमर्शियल बैंक्स करते हैं। कमर्शियल बैंक्स मतलब आईसीआईसीआई बैंक है, एचडीएफसी बैंक है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, वो सब कमर्शियल बैंक है जो लोगों से डिपॉजिट लेते हैं और लोगों को कर्जा देने का काम करते हैं। तो जो कमर्शियल बैंक है लोगों को अलग अलग डिपॉजिट का स्कीम अवेलेबल करके देते हैं। डिपॉजिटर या जो लोग हैं उनका फाइनेंशियल नीड फुलफिल करते हैं, उनको एक सेविंग का आदत भी लगाते हैं, और लोगों ने जो पैसा सेविंग करके डिपॉजिट करके बैंक में रखा है उस पैसे का इस्तेमाल कॉर्पोरेट फाइनेंशियल नीड को फुलफिल करने के लिए किया जाता है। म्हणजे बिझनेसला बँका कर्ज देतात, लोन देतात, मग हा बँका काय आपल्या खिशामधनं पैसे देतात का? नाही, तर सामान्य माणसं, जनरल पब्लिक डिपॉजिट म्हणून आपण सेव्हिंग अकाउंट मध्ये पैसे ठेवतो, मग ते पैसे काय करते बँक, ते पैसे, त्या पैशाचा वापर बँक बिझनेसला किंवा इतर गोष्टींना लोन देण्यासाठी करत असते। तो हम लोगों ने जो पैसा डिपॉजिट करके बैंक में रखा है उस पैसे का इस्तेमाल बैंक कॉर्पोरेट या जो बिजनेस है उनको कर्जा देने के लिए करती है।
Commercial bank assist corporate enterprises by granting term loan to companies. assist मतलब मदद करना, तो कमर्शियल बैंक ग्रांट टर्म लोन टू कंपनीज। टर्म लोन मतलब एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए दिया गया लोन, 5 साल 10 साल 15 साल, उसे बोला जाएगा टर्म लोन। म्हणजे कमर्शियल बँका बिझनेसला किंवा कॉर्पोरेट एंटरप्राइजेसला टर्म लोन देत असतात. बाय सबस्क्राइबिंग टू शेअर्स अँड डिबेंचर्स ऑफ कंपनीज, कमर्शियल बँक sometimes subscribe to shares and debentures issued by the company. Subscribe means purchased. Commercial bank also purchases shares and debentures of some companies. कुछ कंपनी के शेयर्स एंड डिबेंचर्स परचेस करने का काम भी कमर्शियल बैंक करती है. By underwriting the issue of securities of the company, and commercial bank also go through underwriting agreement. अंडरराइटिंग करना मतलब क्या? कमर्शियल बैंक जिम्मेदारी लेती है किसी कंपनी के शेयर बेच के देने की. फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरी कोई नई कंपनी है और मैं मेरे कंपनी के 10,000 शेअर बेचना चाहता हूँ, म्हणजे मला 10,000 शेअर काय करायचे आहेत, विकायचे आहेत, लेकिन मेरी नई कंपनी है और मुझे ऐसा डाउट लगता है कि मेरे शेयर्स बेचे जाएंगे या नहीं, तो मैं क्या कर सकता हूँ, एक अंडरराइटिंग एग्रीमेंट हम बनाएंगे, मैं और बैंक. फॉर एग्जांपल आईसीआईसीआई बैंक. तो मेरी कंपनी और आईसीआईसीआई बैंक एक एग्रीमेंट तैयार करेगी और उसके थ्रू आईसीआईसीआई बैंक अपने कंपनी के 10,000 शेअर्स बेच देने की गॅरंटी लेगी. म्हणजे आईसीआईसीआई बैंक आपले 10,000 शेअर्स विकून देण्याची काय घेणार, गॅरंटी घेणार. और वो गॅरंटी देगी कि अगर हमारे 10,000 शेयर्स वो बेच नहीं सके, लोगों ने नहीं लिए, तो बचे हुए सारे शेयर्स बैंक लेगी. तो बचे हुए सारे शेयर्स कौन लेगी, बैंक लेगी. इसका मतलब कंपनी को फाइनेंस या जो कैपिटल है वो रेज करने में डिफिकल्टीज नहीं आएगी, क्योंकि अगर लोगों ने शेयर्स नहीं लिए तो शेयर्स कौन लेने वाला है, बैंक लेने वाला है. तो इस तरह का जो एग्रीमेंट किया जाता है उसे बोला जाता है अंडरराइटिंग एग्रीमेंट. म्हणजे अशा अंडरराइटिंग एग्रीमेंट मध्ये बँक कंपनीचे शेअर्स विकून देण्याची काय घेते, गॅरंटी घेते, आणि तर ते शेअर्स समजा लोकांनी विकत घेतले नाही तर राहिलेले सर्व शेअर्स विकत घेण्याची जबाबदारी कोण घेते, बैंक. यहाँ पे याद रखना है, बैंक हमारी शेयर्स बेच के देने वाली है, क्या फोकट में बेच के देगी, क्या नहीं, उसके लिए वो क्या लेने वाली है, कमीशन लेने वाली है. कमर्शियल बैंक also plays an important role in providing short-term finance. Commercial bank also provides short-term finance. Means commercial bank provide long-term finance, medium-term finance, and also provide short-term finance. They have become primary source of financing working capital of the business. हम लोगों ने देखा बिजनेस में जैसे फिक्स कैपिटल लगता है वैसे ही वर्किंग कैपिटल लगता है. रॉ मटेरियल परचेस करना है, रिपेयर्स का काम करना है, उसके लिए जो कैपिटल लगेगा दैट कैपिटल इज कॉल्ड एज अ वर्किंग कैपिटल. और उसका नीड फुलफिल करने का काम कोण करता है, कमर्शियल बँक. म्हणजे आपल्याला वर्किंग कॅपिटलची जी गरज असते ती पूर्ण करण्याचं काम कमर्शियल बँका करत असतात. इन इंडिया प्रायमरी सोर्स ऑफ फायनान्सिंग वर्किंग कॅपिटल आर बँक क्रेडिट अँड ट्रेड क्रेडिट. इन इंडिया generally bank credit and trade credit are used as a important source of financing working capital. Bank have introduced many innovative schemes for disbursement of credit. They are as follows. म्हणजे बँक काय करते, कॉर्पोरेट किंवा जे सामान्य लोक असतील त्यांना विविध प्रकारे कर्ज देते. डिस्बर्समेंट मीन्स गेटिंग अमाउंट क्रेडिटेड टू योर अकाउंट. मतलब हमारे अकाउंट में जब लोन का पैसा ट्रांसफर होता है उसे बोला जाता है डिस्बर्समेंट, लोन सैंक्शन होना. तो अलग अलग तरीके से हमें लोन दिया जाता है, वो अभी हमें देखना है कि किस तरह से बैंक हमें कर्जा देती है. फर्स्ट इज ओवरड्राफ्ट.
A company having current account with bank is allowed overdraft facility. So overdraft facility is available only to company having current account with bank. अगर कंपनी का बैंक में करंट अकाउंट है तो उसको ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी अवेलेबल होता है. द बोरोवर कैन विथड्रॉ फंड एज एंड व्हेन नीडेड. म्हणजे जो बोरोवर मीन्स दोज हु टेक्स लोन कॉल्ड एज अ बोरोवर म्हणजे उधारी घेणारा, कर्ज घेणारा, कर्जदार. त्याला पाहिजे तेव्हा आणि ज्याला गरज असेल तेव्हा तो त्या अकाउंट मधून काय करू शकतो, पैसे काढू शकतो. He is allowed to be overdraw on his current account up to the credit limit which is sanctioned by the bank. Under overdraft facility, bank sanction overdraft facility up to certain limit, and up to that limit borrower can withdraw money from account at any time. ओवरड्राफ्ट में क्या किया जाता है, बैंक एक अमाउंट सैंक्शन करती है और उस अमाउंट तक जो बोरोवर है, अकाउंट होल्डर है, कंपनी है, वो पैसा जब चाहे तब विड्रॉ कर सकती है. विद इन दिस स्टिपुलेटेड लिमिट एनी नंबर ऑफ ड्रॉइंग्स आर परमिटेड. ओके, सो you can withdraw amount up to that stipulated limit at any number of time for any number of time. आपको जितने समय चाहिए आप पैसा विड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन उस लिमिट तक. रीपेमेंट कैन बी मेड whenever required during the time period. और ऑफ कोर्स क्योंकि ये बोरो किया है, उधारी लिया है, तो उसका पैसा भी क्या करना पड़ेगा, आपको रीपेमेंट करना पड़ेगा, वापिस करना पड़ेगा. The interest is determined on the basis of actual amount withdraw, and interest is charged on actual amount withdraw by the borrower from his account. अपने अकाउंट में से उसने कितना पैसा निकाला है उतने ही पैसे पे इंटरेस्ट चार्ज किया जाता है. जितना उसने ओव्हरड्रॉ किया है उतने ही अमाउंट पे इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा. म्हणजे सर्वच अमाउंटवर इंटरेस्ट चार्ज केला जाणार नाही. जेवढे पैसे त्यांनी अकाउंट मधून ओव्हरड्रॉ केले असतील, जास्तीचे काढले असतील, तेवढ्याच अमाउंटवर इंटरेस्ट चार्ज केला जाईल. लेट अस कन्सिडर हियर वन एक्झाम्पल. ओव्हरड्राफ्ट अमाउंट इज सँक्शन ₹50,000. फॉर एक्झाम्पल, बैंक सँक्शन overdraft facility or overdraft amount of ₹50,000. It means account holder can withdraw any amount up to 50,000. म्हणजे याचाच अर्थ अकाउंट होल्डर 50,000 पर्यंत कितीही वेळा पैसे काय करू शकतो, विथड्रॉ करू शकतो. पण ती लिमिट किती असणार आहे, 50,000. म्हणजे फॉर एक्झाम्पल, फर्स्ट टाइम he may withdraw 10,000, thereafter he may withdraw 20,000, again he may withdraw 5,000. पण टोटल किती असणार है, 50,000. टोटल वो 50,000 तक किसी भी तरह से पैसा विड्रॉ कर सकता है. If he has withdrawn ₹20,000, then interest will be charged on 20,000 only. यहाँ पे देखो, बैंक ने टोटल ओवरड्रॉ कितना सैंक्शन किया है, 50,000. लेकिन रूल क्या है ओवरड्रॉ का, 50,000 बैंक ने सैंक्शन किया है, आप जितना विड्रॉ करोगे उसके ऊपर ही इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा. म्हणजे जेवढं तुम्ही विड्रॉ करणार त्याच्यावरच इंटरेस्ट काय केलं जाईल, चार्ज. हियर अकाउंट होल्डर हैज विड्रॉ ओनली 20,000. अकाउंट होल्डर ने सिर्फ कितना विड्रॉ किया, 20,000. तो इंटरेस्ट भी सिर्फ 20,000 पे ही चार्ज किया जाएगा, 50,000 पे नहीं. Second is cash credit. It is also an important and popular form of financial aid. Okay, so overdraft is also very popular way used by commercial banks and used by corporate sector. But not only overdraft facility, but cash credit is also very popular, because to get overdraft facility you need to have current account with a bank.
overdraft facility is available only to current account holder. So cash credit is also very important and popular form of financial aid. तो कैश क्रेडिट भी एक इम्पॉर्टेंट है और बहुत ही पॉपुलर इस तरह का फॉर्म है जो कॉर्पोरेट सेक्टर यूज करता है. This form of credit is operated in same manner as overdraft facility. It is similar like to overdraft facility with some difference, minor difference. The borrower can withdraw amount from his cash credit account up to stipulated limit based on security margin. तो इसमें क्या किया जाता है, बोरोवर के लिए एक सेपरेट अकाउंट तैयार किया जाएगा और उस अकाउंट में एक लिमिट तक पैसा ट्रांसफर किया जाएगा. अभी वो पैसा किस तरह से ट्रांसफर किया जाता है, डिपेंड ऑन सिक्युरिटी मार्जिन. म्हणजे एक अकाउंट तयार केलं जाईल आणि त्या अकाउंटला तुमचे लोनची जी अमाउंट आहे ती ट्रान्सफर केली जाईल. मग ही लोनची अमाउंट कशावर डिपेंड असते, दॅट अमाउंट इज डिपेंड्स ऑन सिक्युरिटी मार्जिन. कॅश क्रेडिट इज गिवन अगेन्स्ट प्लेज or hypothecation of goods or by providing alternative securities. देखो कैश क्रेडिट देने के लिए या कैश क्रेडिट का यूज करने के लिए आपको कुछ तो भी गिरवी रखना पड़ेगा, हाइपोथिकेशन रखना पड़ेगा, जैसे हाइपोथिकेशन ऑफ गुड्स या कुछ सिक्योरिटीज रखना पड़ेगा. फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास 1 लाख का गुड्स है और मुझे कैश क्रेडिट चाहिए तो पूरा 1 लाख का गुड्स जैसे कि मैं मॉर्गेज रखूंगा और उसके ऊपर मुझे बैंक क्या देगी, कैश क्रेडिट देगी. फॉर एग्जांपल 80,000 का कैश क्रेडिट देगी, क्योंकि पूरा का पूरा कैश क्रेडिट नहीं दिया जाएगा, उसमें कुछ मार्जिन रखा जाएगा. तो मेरा गुड्स है 1 लाख का, तो उसके बदले मुझे 80,000 का क्या मिलेगा, कैश क्रेडिट मिलेगा. इंटरेस्ट इज चार्ज ऑन आउटस्टैंडिंग अमाउंट borrowed and not on credit limit sanction. Similar like to overdraft facility. Here also interest is charged on actual amount withdrawn by borrower from his account and not on actual amount sanctioned by the bank. या ठिकाणी देखील इंटरेस्ट जे आहे बॉरोवरनी किती अमाउंट विड्रॉ केलेली आहे, किती अमाउंट वापरली आहे त्याच्यावर काय केलं जातं, इंटरेस्ट चार्ज केलं जातं. बँकेने किती अमाउंट सँक्शन केलेले आहे टोटल त्याच्यावर इंटरेस्ट लावलं जात नाही. म्हणजे आपण जेवढे पैसे वापरणार तेवढ्याच पैशावर आपल्याला इंटरेस्ट द्यावं लागतं. तो ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी जैसे ही यहाँ पे भी जितना आप लोगों ने पैसा इस्तेमाल किया है उसके ऊपर ही आपको इंटरेस्ट देना पड़ता है. ओके, तो दोनों में डिफरेंस क्या है, ओवरड्राफ्ट और कैश क्रेडिट. ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी करंट अकाउंट होल्डर को मिलती है और कैश क्रेडिट जो जिसका सेविंग अकाउंट है उसको भी मिलेगा. फर्क इतना है कि कैश क्रेडिट के लिए आपको कुछ तो भी चीज एक तो एज अ प्लेज करके रखनी पड़ेगी या हाइपोथिकेशन रखना पड़ेगा या कुछ तो भी सिक्योरिटी देना पड़ेगा. मतलब जैसे कि गिरवी रखा जाता है उस तरह से. मतलब अगर मुझे 80,000 का लोन चाहिए तो मेरे पास कुछ तो भी चीज चाहिए जो जिसका कीमत 80,000 से क्या रहेगा, ज्यादा, जैसे कि 1 लाख का, तो उसके बदले में बैंक मुझे कैश क्रेडिट दे देगी. तो यही बेसिक डिफरेंस है ओवरड्राफ्ट और कैश क्रेडिट में. ओवरड्राफ्ट सेविंग अकाउंट पे भी अवेलेबल होती है, सॉरी कैश क्रेडिट सेविंग अकाउंट के ऊपर भी अवेलेबल होती है और ओवरड्राफ्ट सिर्फ क्रेडिट करंट अकाउंट अगर रहेगा तो ही अवेलेबल होता है. यहाँ पे भी एक एग्जांपल लेते हैं. फॉर एग्जांपल cash credit amount is sanctioned rupees 50,000. It means account holder can withdraw any amount up to 50,000. बघा इथे पण तुम्हाला कॅश क्रेडिट किती दिलेले आहे, 50,000. बँकेने 50,000 सँक्शन केली म्हणजे 50,000 तुमच्या अकाउंटला बँक काय करणार, ट्रान्सफर करणार. एक सेपरेट अकाउंट तयार केलं जाईल आणि त्या अकाउंटला 50,000 काय केले जातील, ट्रान्सफर केले जातील. सो यू कॅन विथड्रॉ दॅट 50,000 एनी टाइम. तुम्हाला पाहिजे त्यावेळी तुम्ही ते 50,000 किंवा त्यापेक्षा कमी अमाउंट पाहिजे तेव्हा तुम्ही विथड्रॉ करू शकता. आपको जब चाहिए तब आप वो 50,000 विथड्रॉ कर सकते हैं.
50,000 विड्रॉ करो या 50,000 से कम विड्रॉ करो। इफ he has withdraw rupees 20,000 then interest will be charged on 20,000 only। ओके, तो यहाँ पे देखो, अगर आपको 50,000 बैंक ने सैंक्शन किया है और आपने विड्रॉ किया सिर्फ 20,000, तो इंटरेस्ट सिर्फ 20,000 के ऊपर ही चार्ज किया जाएगा। ओके, तो यहाँ पे और ओवरड्राफ्ट दोनों का रूल, इंटरेस्ट के लिए जो रूल है वो सेम है। डिफरेंस क्या है कैश क्रेडिट और ओवरड्राफ्ट में? ओवरड्राफ्ट में आपको एक तो करंट अकाउंट चाहिए और कैश क्रेडिट लेने के लिए आपको कुछ तो भी चीज चाहिए एज अ सिक्योरिटी, वो बैंक के पास आपको रखना पड़ेगा एज अ सिक्योरिटी, तब आपको मिलेगा कैश क्रेडिट। थर्ड इज अ कैश लोन। अंडर दिस the total amount of loan is credited by bank to the borrower's account. Interest is payable on actual balance outstanding. Interest is charged on amount loan amount credited to the borrower's account irrespective of actual amount utilized by the borrower. Okay, so cash loan is another form of disbursement of loan used by commercial bank, and it is also very popular form. तो कैश लोन ये भी एक 3 नंबर का या तीसरा फॉर्म है जो कमर्शियल बैंक यूज करती है फॉर डिसबर्समेंट ऑफ लोन। लोन देने के लिए आप इसका भी इस्तेमाल कमर्शियल बैंक करती है। इसमें क्या होता है, आपका पूरा लोन का अमाउंट आपके अकाउंट में क्या किया जाएगा, ट्रान्सफर किया जाएगा। म्हणजे तुम्ही जेवढ्याचं लोन घेतलेलं आहे तेवढी सर्वच्या सर्व अमाउंट तुमच्या अकाउंटला काय केली जाते, ट्रान्सफर केली जाते। and you can withdraw any amount up to that limit from your account। आणि तुम्ही तुमच्या अकाउंट मधून तुम्हाला जी लिमिट दिलेली आहे, तुमचे जेवढे पैसे ट्रान्सफर केलेले आहेत तेवढ्या लिमिट पर्यंत पाहिजे तेवढी अमाउंट काय करू शकतात, विथड्रॉ करू शकतात। डिफरन्स इज दैट हियर इंटरेस्ट इज चार्ज ऑन एंटायर अमाउंट ऑफ लोन। यहाँ पे डिफरेंस ऐसा है कैश क्रेडिट और कैश लोन में कि यहाँ पे आपका जो इंटरेस्ट है वो टोटल लोन अमाउंट पे चार्ज किया जाएगा। आपने कितना विड्रॉ किया है उससे कुछ बैंक को मतलब नहीं, आपने कितना यूटिलाइज किया बैंक को उससे कुछ लेना देना नहीं। जितना आपका लोन का अमाउंट है उसके ऊपर इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा। म्हणजे आपली जेवढी लोनची अमाउंट असेल त्या संपूर्ण लोन अमाउंटवर इंटरेस्ट चार्ज केलं जातं। तुम्ही किती पैसे त्याच्यामधनं विड्रॉ केले त्याच्याशी बँकेला काही लेणं देणं नाही। फॉर एक्झाम्पल, अमाउंट क्रेडिटेड टू बॉरोअर्स अकाउंट ₹50,000, इट मीन्स अकाउंट होल्डर कॅन विथड्रॉ एनी अमाउंट अप टू 50,000। 50,000 एवढी आपल्याला बँकने अमाउंट काय केलेली आहे, लोन दिलेले आहे आणि तेवढे अमाउंट 50,000 आपल्या बँक अकाउंटला काय केले, त्यांनी ट्रान्सफर केले। म्हणजे आपण 50,000 पर्यंत कितीही अमाउंट आपण काय करू शकतो, विथड्रॉ करू शकतो। इफ he has withdraw ₹20,000 only, even though interest will be charged on entire amount that is 50,000। ओके, अगर यहाँ पे आप लोगों ने विड्रॉ किया सिर्फ 20,000, फिर भी आपको पूरे 50,000 के ऊपर इंटरेस्ट देना पड़ेगा, क्योंकि बैंक को उससे कुछ लेना देना नहीं कि आपने कितना पैसा इस्तेमाल किया। आपने कर्जा कितने का लिया, 50,000, देन यू हैव टू पे इंटरेस्ट ऑन 50,000। तो ये डिफरेंस है कैश लोन और कैश क्रेडिट में। कैश क्रेडिट में जितना पैसा आप इस्तेमाल करोगे उसके ऊपर ही इंटरेस्ट लगेगा। कैश लोन में आप चाहे पैसा इस्तेमाल करो या नहीं करो, जितना अमाउंट का लोन सैंक्शन हुआ है उस पूरे अमाउंट के ऊपर इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा। फोर्थ इज डिस्काउंटिंग बिल्स ऑफ एक्सचेंज। टू अंडरस्टैंड द concept of discounting bills of exchange, I am taking here one example। म्हणजे आधी आपण एक्झाम्पल बघू आणि नंतर मॅटर बघू।
Mr. A have bills of exchange, that is bills receivable of rupees 50,000 having due date after 3 months. Mr. A उसके पास एक बिल्स ऑफ एक्सचेंज है. अभी बिल्स ऑफ एक्सचेंज कैसे तैयार होता है? फॉर एग्जाम्पल मिस्टर ए ने मिस्टर बी को 50,000 का गुड्स बेचा क्रेडिट पे, उधारी पे. तो मिस्टर ए क्या करेगा, मिस्टर बी से लिखवा के लेगा कि उसके ऊपर 50,000 रुपीज बाकी है और वो 50,000 इतने इतने महीने में देने वाला है. तो मिस्टर बी लिख के देगा, उसके ऊपर सिग्नेचर करेगा, उसे बोला जाता है बिल्स ऑफ एक्सचेंज. उस पेपर को बोला जाएगा बिल्स ऑफ एक्सचेंज. म्हणजे आता मिस्टर ए कडे बिल्स ऑफ एक्सचेंज आहे आणि त्याच्यावर अमाउंट किती आहे 50,000. म्हणजे मिस्टर ए को 50,000 मिलने वाले हैं मिस्टर बी से. मिस्टर ए सेलर है और मिस्टर बी क्या है, बायर है. ओके, तो अभी बायर ने सिग्नेचर करके दे दिया है किसके पास, मिस्टर ए के पास. वो कागज दिया है, उसके ऊपर लिख के दिया है कि मैं आपका 50,000 3 महीने में दे दूंगा. उसे बोला जाएगा बिल्स ऑफ एक्सचेंज. अभी ये 50,000 का बिल्स ऑफ एक्सचेंज मिस्टर ए के पास है, हैविंग ड्यू डेट आफ्टर 3 मंथ्स. आणि हे 50,000 त्याला बी, मिस्टर बी जो बायर आहे तो किती महिन्यानंतर देणार आहे, 3 महिन्यानंतर देणार आहे. मिस्टर ए नीड्स मनी अर्जेंटली, बट मिस्टर ए नीड्स मनी अर्जेंटली. अभी मिस्टर ए को अर्जेंटली पैसा चाहिए. मिस्टर बी तो पैसे देने वाला है, लेकिन कितने महीने के बाद, 3 महीने के बाद. उतना समय मिस्टर ए के पास नहीं है, उसे अर्जेंटली पैसा चाहिए. म्हणजे आता मिस्टर ए ला अर्जेंटली पैसे पाहिजेत. मिस्टर बी पैसे देणार आहे, परंतु ते 3 महिन्यानंतर देणार आहे. तोपर्यंत त्याला थांबायचं नाहीये, त्याला अर्जेंटली पैसे पाहिजेत. सो हियर मिस्टर ए कॅन सेल हिज बिल्स ऑफ एक्सचेंज टू बँक. सो हियर वन ऑप्शन अवेलेबल with Mr. A, that is getting discounting of bills of exchange with bank. मिस्टर ए कडे एक ऑप्शन आहे की त्याच्याकडे जे बिल्स ऑफ एक्सचेंज आहे ते बँकेला विकायचं, सेल करायचं. त्याला म्हटलं जातं डिस्काउंटिंग ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज. मिस्टर ए काय करू शकतो, त्याच्याकडे जे बिल्स ऑफ एक्सचेंज आहे ते बँकेला विकू शकतो आणि त्याला म्हटलं जातं बिल्स ऑफ एक्सचेंज, डिस्काउंटिंग ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज. So here Mr. A sold his bank bills of exchange to bank. तो यहाँ पे मिस्टर ए ने किया, क्या किया, अपने पास जो बिल्स ऑफ एक्सचेंज है वो किसी बैंक को बेच दिया. बैंक gave rupees 47,000 to Mr. A against bills of exchange of rupees 50,000. बघा आता मिस्टर ए ने काय केलं, त्याच्याकडे जे कागद होतं, डॉक्युमेंट होतं, बिल्स ऑफ एक्सचेंज होतं, ते बँकेला विकलं, म्हणजे डिस्काउंटिंग केलं. त्याला म्हटलं जातं डिस्काउंटिंग ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज. आणि बँकेने त्याला किती दिले, ओनली 47,000. बैंक ने उसको सिर्फ 47,000 दिया, बल्कि एक्चुअल उस बिल्स ऑफ एक्सचेंज पे कितना लिखा था, 50,000. ओके, हियर ₹3,000 इज डिस्काउंट एंड इट इज प्रॉफिट टू द बैंक. यहाँ पे देखो बैंक ने 3,000 कम दिया, वो 3,000 बैंक को क्या हुआ, प्रॉफिट. और उसी 3,000 को कहा जाता है डिस्काउंट, और इसीलिए इसको नाम दिया गया है डिस्काउंटिंग बिल्स ऑफ एक्सचेंज. तो इस तरह से आप आपका बिल्स ऑफ एक्सचेंज बैंक को बेच के तुरंत ही पैसा ले सकते हैं. अभी बैंक क्या करेगी, ये जो बिल्स ऑफ एक्सचेंज है 3 महीने के बाद मिस्टर बी को देगी और मिस्टर बी से 50,000 वसूल करोगी. ओके, कितना वसूल करेगी, 50,000 वसूल करेगी. तो अभी बैंक को बी से मिलेगा 50,000 और बैंक ने मिस्टर ए को कितना दिया, 47,000. तो यहाँ पे बैंक का फायदा हुआ 3,000. हाँ, यहाँ पे मिस्टर ए को 3,000 का नुकसान हुआ, लेकिन उसको अर्जेंटली पैसे मिले. येतं लक्षात. म्हणजे इकडे मिस्टर ए ला 3,000चं नुकसान झालं, कारण की बिल होतं 50,000, त्याला मिळाले फक्त 47,000. पण ए ला अर्जंटली पैसे मिळाले आणि बँकेला 3,000चा फायदा झाला, कारण की बँकेने बी कडनं किती वसूल करणार, बँक 50,000, आणि बँकेने
मिस्टर ए ला किती दिले, फक्त 47,000। तो इस तरह से यहाँ पे बैंक को 3,000 डिस्काउंट मिला, बैंक ने 3,000 का डिस्काउंट दिया और इसीलिए इसको कहा जाता है डिस्काउंटिंग बिल्स ऑफ एक्सचेंज। द ड्रॉवर ऑफ द बिल दैट इज सेलर कैन रिसीव मनी फ्रॉम ड्रॉवी। ड्रॉवी मतलब बायर, यहाँ पे मिस्टर बी को हम बोल सकते हैं ड्रॉवी, और ड्रॉवर मतलब सेलर, यहाँ पे मिस्टर है ड्रॉवर। ऑन ड्यू डेट और आफ्टर द ड्यू डेट, ड्रॉवर कैन रिसीव मनी बिफोर ड्यू डेट बाय डिस्काउंटिंग द बिल विद द बैंक। जैसे अभी कहा कि ड्रॉवर को यहाँ पे मिस्टर ए को 3 महीने के बाद पैसा मिलने वाला था, बराबर, लेकिन अगर उसको अर्जेंटली पैसा चाहिए तो वो बैंक में जाके वो बिल डिस्काउंट कर सकता है और अर्जेंटली पैसा ले सकता है। दिस इज नथिंग बट सेलिंग द बिल टू द बैंक। So discounting bills of exchange is nothing but selling bills of exchange to the bank. The bank gives money to drawer less than the face value of the bill. हे पण आपण बघितलं, बँक पूर्ण पैसे देते का? अजिबात नाही। फॉर एक्झाम्पल इथे बिल्स ऑफ एक्सचेंजची फेस व्हॅल्यू होती 50,000, पण बँकेने फक्त किती दिले? 47,000. Thus bills of exchange are trade bill. They are accepted by bank and cash is advanced against them. So bills of exchange are trade bill. It can be traded, म्हणजे ते आपण सेल करू शकतो, विकू शकतो, आणि ते विकून आपण आपले पैसे आपल्या अकाउंटला ट्रान्सफर करू शकतो. So in this way different forms are used by commercial bank for disbursement of loan.